हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से आपकी एकदम धुआंधार तरीके से क्लास चल रही है और यहाँ पर हम आपकी जो कंप्लीट थ्योरी है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा फैक्टली आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट चैप्टर आपके करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज हमें तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं, उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एकदम जो क्लास होगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोला जा रहा है, और ये जो क्लास है आपकी पूरी फैक्ट पर बेस्ड है और यही फैक्ट आपके एग्ज़ाम पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं, फिर अपनी मैराथन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है आज? चैप्टर का नाम सुन लीजिए, प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। कला के प्रमुख चलिए तो समझिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा? जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो जोगीमारा गुफा है ये आपके कहाँ पड़ती है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में पड़ती है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले ये मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में थी, लेकिन अब ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और ये जो गुफा है ये किस काल की है? तो याद रखना है ये मौर्य काल की गुफा है। ठीक है, और कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 300 वर्ष पुरानी है, याद रखना है, 300 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, और जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र मिलते हैं हमें? तो यहाँ से हमें भित्ति चित्र मिलते हैं, मतलब दीवारों पर चित्र बने मिलते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है कि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ कहाँ से माना जाता है? पूछा जाएगा कि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये होगा आंसर आपका जोगीमारा से। कहाँ से माना जाता है? आपके जोगीमारा से माना जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर है? तो याद रखना है ये रामगढ़ पहाड़ी पर है। और जोगीमारा काहे के लिए फेमस है? भित्ति चित्रण के लिए फेमस है, पहले भी बता चुके हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह जिसे हम नाट्यशाला कहते हैं, ये पूछा जाता है कि इसके पास की जो मतलब नाट्यशाला है उसका नाम क्या है? तो इसको याद रखना है सीता वेंगड़ा है। उसका नाम क्या है? सीता वेंगड़ा है। और एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है? तो यही आपकी सीता वेंगड़ा है, जो जोगीमारा के समीप में स्थित नाट्यशाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाएगा कि यशोवर्मन के काल में भवभूति के द्वारा रचित जो उत्तर रामचरित है इसका जो मंचन होता था वो कौन सी नाट्यशाला में होता था? तो यही आपकी सीता वेंगड़ा में ही, जो यशोवर्मन के काल में भवभूति में उत्तर रामचरित का मतलब रचना की थी, इसका जो मंचन होता था वो आपके सीता वेंगड़ा नाट्यशाला में ही होता था। ठीक है, आगे पूछा जाएगा कि 1914 में क्या होता है कि वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। और इसको की किसने थी? तो याद रखना है ए और एस, A+S ने 1914 में असित कुमार हलदार और दूसरे हैं समरेंद्र नाथ गुप्त, इन दोनों ने मिलकर जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण हमें कहाँ से मिला है? लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सुतनुका प्लस देवदीन। ठीक है, इन दोनों का जो हमें प्रेम प्रसंग मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो ये अपने जोगीमारा से। ठीक है, जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? तो ये ज़्यादातर छत पर, दीवारों पर ऐसे बने हुए हैं। और जोगीमारा की गुफाओं की नाप पूछ ली जाती है, नाप कैसी है? तो याद रखना है इसकी माप है 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है। तो 10, 6, 6 का यहाँ पर आंकड़ा है, याद रखना है। पूछा जाता है कि जोगीमारा के जो चित्र हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? तो ये भारहुत और सांची की कला से ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, और जोगीमारा गुफा के चित्रों के जो विषय हैं वो कौन से हैं? तो ये आपकी मेनली
जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से जो आपके जोगीमारा चित्र थे, यहाँ से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो यहाँ से समझिएगा अच्छे से कि 1914 में असित कुमार हलदार और समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया था और उनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया था। ये बात हमने आपको पहले जो बताई थी, इसी बात को लेकर हम आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि इन्होंने इसमें जो 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया था, मतलब असित कुमार हलदार और समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा के जो चित्रों का अध्ययन किया है, उसमें 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन मिलता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो आपका फर्स्ट खंड है उसमें क्या देखने को मिलता है। तो इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां और हाथियों के चित्र देखने को मिले हैं और जल में मछलीनुमा एक विशाल आकृति मिली है, और ये जो चित्र है ये गज ग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित मानी गई है। ठीक है, ये था आपका पहला खंड। ऐसे ही दूसरा खंड समझ लीजिए। इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे में क्या है, तो इस चित्र में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है, और इस चित्र में लाल लिली मतलब कुमुदनी, इसके पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किए गए हैं। ठीक है, ये 3 हो गए, 7 हैं टोटल। चौथे की बात करते हैं, तो इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं, और इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। क्या बनाई गई है? चोंच बनाई गई है। 5वें में देखते हैं, तो इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है और उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पालथी मारे बैठे बनाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 6वें में। 6वें की बात की जाए तो इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन देखने को मिला है। ठीक है, 7वें की बात की जाए तो इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो ये आपके जो 7 खंड इसमें वर्णन किया गया है इनके द्वारा 1914 में, तो वो हमने आपको बता दिए। यहाँ से आपकी जो जोगीमारा गुफा है कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आती है आपकी अजंता की गुफा। क्या आएगी? अजंता की गुफा। अब अजंता से संबंधित जो फैक्ट है, हो सकता है क्लास थोड़ी आपको फास्ट लगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रोक रोक कर पढ़ लीजिएगा अगर जहाँ फैक्ट आपको थोड़ा फास्ट लगने लगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, इस वजह से हम थोड़ा स्पीड में हैं। ठीक है, चलिए। पूछा जाएगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, याद रखना है। ठीक है, और अजंता के जो भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, अभी हमने जस्ट पढ़ाया था, जब जोगीमारा पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपसे कहा था कि जो भित्ति चित्रण का स्टार्टिंग होती है वो जोगीमारा से होती है। अब ऐसे ही घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, तो ये आपकी कहाँ पर हुआ है? जोगीमारा में हुआ है। ठीक है, और अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा, तो याद रखना है किसने देखा है? ह्वेन-सांग ने देखा है। और अजंता गुफाओं की खोज सबसे पहले किसने और कब की है, तो ये जॉन स्मिथ ने की थी। जॉन स्मिथ ने की थी, और कब की थी? 1819 में की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से अजंता की जो खोज होती है वो कौन करते हैं? जॉन स्मिथ करते हैं, और कब करते हैं? 1819 में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए जो निकट रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जलगांव। क्या नाम है? जलगांव है। ठीक है, और किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ है, तो याद रखना है अजंता का जो नामकरण हुआ है वो किस गांव के आधार पर हुआ है, तो ये आपकी अजिंठा नाम का गांव है, वहीं से आपका अजंता वर्ड निकलता है। ठीक है, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सबसे पहले किस अंग्रेज चित्रकार के द्वारा बनाई गई, तो याद रखना है रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन में हुई है, तो ये आपके गुप्त काल में हुई है, याद रखना है। और अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है, तो ये देखिए सातवाहन से भी है और गुप्त वंश से भी है। ठीक है, और जो गुप्त वंश है ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन कार्य हुआ है। ठीक है, और अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई, तो लगभग आपके 850 वर्ष लग गए थे बनने में। ठीक है,
और पूछा जाता है कि अजंता के जो सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं वो कौन सी गुफाओं से मिले हैं। तो जो आपकी गुफा संख्या 9 है और गुफा संख्या 10 है, इससे सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं। और सबसे बाद में जो चित्रित गुफा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पहले नंबर की गुफा है ना, ये सबसे बाद में चित्रित की गई थी, ये याद रखना है। ठीक है, पूछा जाएगा उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की है। तो वो कौन है? वो आपके ईवी हैबल हैं, याद रखना है। ठीक है, और भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास, ये एक पुस्तक है, इसको लिखने वाले कौन है? पुस्तक का नाम हम फिर से बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास, ये पुस्तक है, ये किसकी है? तो याद रखना है, ये किसकी है? लामा तारानाथ की है। किसकी है? लामा तारानाथ की है। ठीक है, और ये एक तिब्बती इतिहासकार हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियों का वर्णन किया है, और वो तीनों शैली कौन सी हैं? ये खूब पूछा जाता है। किसने? लामा तारानाथ ने 3 शैलियों का वर्णन किया है। पहली है आपकी देव शैली, दूसरी है नाग शैली, और तीसरी है आपकी यक्ष शैली। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 3 शैलियाँ निकल के आती हैं जिनको लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला में वर्णन किया है। ठीक है, और अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो इसमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं। पहली है विहार, दूसरी है चैत्य। ठीक है, विहार का मतलब था जहाँ पर वो भिक्षु रहते थे, और चैत्य का मतलब था जैसे अपना पूजा घर होता है। ठीक है, और अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं पूछ ले तो आपको याद रखना है 30 गुफाएं हैं। और अजंता चित्रों का मुख्य विषय पूछ ले तो ये आपका बौद्ध धर्म है या फिर गौतम बुद्ध दे देगा। ठीक है, और अजंता में कितनी जातक गुफाएं हैं? तो याद रखना है 547 इसमें जातक गुफाएं हैं। और जातक गाथाओं की जो भाषा है पूछी जाती है, तो कौन सी भाषा है इसकी? पाली भाषा है। ठीक है, और जातक कथाओं का मतलब क्या होता है? बुद्ध के जो पूर्व जन्म हुए हैं उनकी कथाओं को यहाँ पर वर्णित किया गया है। और अजंता के चित्र अजंता में एक मतलब गुफा संख्या 1 है, जो गुफा संख्या 1 में बहुत इंपॉर्टेंट चित्र मतलब पेंटिंग है, बोधिसत्व वॉल पेंटिंग। पूछा जाता है कौन सी गुफा संख्या में बनी है? तो गुफा संख्या 1 में बनी है। ठीक है, और अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण जो है वो कौन सी शताब्दी में होता है? तो ये आपकी 7वीं शताब्दी में होता है। और ऐसे ही पूछेगा पदमपाड़ी बोधिसत्व जो है ये किस में है? तो ये आपकी गुफा संख्या 1 में है, ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, या फिर घुमाकर पूछ लेगा पदमपाड़ी अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो किस गुफा में है? तो वो भी आपकी फर्स्ट गुफा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछेगा कि 1000 बुद्ध जो हैं, मतलब पूछा जाएगा कि अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? कौन सी गुफा में है? तो ये 2nd नंबर की गुफा में 1000 बुद्ध हैं। ठीक है, और अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो याद रखना है मुख्य रूप से टेम्परा है, लेकिन अगर विकल्प में टेम्परा नहीं होगा तो उसमें फ्रेस्को टेक्निक लगाना है आपको। ठीक है, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेस्को लगाएं कि टेम्परा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो टेम्परा लगाना है पहले नंबर पे, अगर टेम्परा नहीं है तब आपको फ्रेस्को लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जाएगा अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या फिर विधि में बने हैं? तो टेम्परा या फिर फ्रेस्को विधि में, और या फिर कह दीजिए मिश्रित विधि में, मतलब टेम्परा और फ्रेस्को दोनों की। ठीक है, पूछा जाएगा कि अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर हमें खनिज रंग सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, याद रखना है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो उपदेश था वो क्या था? ये पूछा जाता है कि चरत भिक्ख, बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना है कि चरत भिक्खे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो उपदेश दिया है ये किसने दिया है? जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से? तो ये आपका कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और अजंता में जो नीला रंग प्रयोग हुआ है वो कहाँ से मंगाया जाता था? तो याद रखना है ये ईरान से मंगाया जाता था। ईरान दे दे या फिर फारस दे दे, एक ही बात है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, और अगर ईरान या फारस नहीं है ऑप्शन में तो हो सकता है कि उसमें बदख्शां दे दे या फिर अफगानिस्तान दे दे। ठीक है, तो ये दोनों मतलब ये चारों नाम में से कुछ भी मिल जाए, ईरान, फारस, बदख्शां, अफगानिस्तान, इनमें से कोई भी मिले तो आपको लगाना है नीला रंग। यहीं से आता था जिसे हम लैपिस लाजुली भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, किसी को पता है कि अजंता कितने लंबाई में फैली हुई है? अजंता जो है ये कितनी लंबाई में फैली है? तो याद रखना है ये 600 गज में फैली हुई है।
ठीक है, 600 गज में। और अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो याद रखना है ये 100 किलोमीटर दूर हैं और लगभग मतलब अगर मील में बात की जाए तो ये लगभग 62 मील के आसपास है। ठीक है, और अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में घोषित किया है, तो याद रखना है ये 1983 में इनको घोषित किया है। ठीक है, और अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस टेक्निक को अपनाया जाता था, तो चावल की जो भूसी होती है ना, और साथ में गोंद सहित गाय का गोबर, मतलब गोंद भी मिलाते थे और गाय का गोबर मिलाते थे, इस तरह से यहाँ का बनता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे पूछा जाएगा कि अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग काहे से बनाया था, पीला रंग पूछा जाता है। तो याद रखना है ये शंखिया के भस्म से बनाया था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है वो किस गुफा में है। अभी हम गुफाएं भी रिपीट करवा देंगे अच्छे से, पूरी सीक्वेंस में याद करवा देंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी अभी आप बीच बीच में ये सब पढ़ लीजिए। पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस में है, तो याद रखना है ये 16वें नंबर की गुफा में है। ठीक है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं, ऐसे भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो बौद्ध धर्म से हैं, ये तो आप सभी लगा लेंगे। अजंता में परिप्रेक्ष्य किस रूप में प्रयोग हुआ है अजंता में परिप्रेक्ष्य का जो उपयोग हुआ है ना वो काल्पनिक रूप में हुआ है, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा मरणोन्मुखी राजकुमारी कौन सी गुफा में है, तो ये भी आपके 16वीं गुफा में है। ठीक है, और मरती राजकुमारी दे दे, मरणोन्मुखी या फिर मरती राजकुमारी दे दे, तब भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं, पूछा जाता है कि अजंता की जो सबसे पहले बनी प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ पर रखी गई हैं, तो याद रखना है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में रखी गई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट पूछा जाएगा कि जो अप्सरा है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है, तो याद रखना है ये आपकी 17वें नंबर की गुफा में है। ठीक है, और अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति होती है वो कब होती है, 1908 में होती है, याद रखना है। और अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे, तो वही बौद्ध भिक्षु थे, वही मतलब खाना पीना मांग के लाते थे और बनाते अनाते थे, वही कलाकारी भी करते थे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भाव प्रवणता का उन्नत रूप देखने को मिलता है ना वो हमें अजंता में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि अजंता में कौन कौन सी चित्रकारी होती थी, तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, याद रखना है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला सभी जो हैं ये सब कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, अजंता में मिलती हैं। ठीक है, और छदंत जातक पूछा जाता है कौन सी गुफा में है, तो ये 10 नंबर की गुफा में छदंत जातक है। ठीक है, आगे छदंत जातक पूछेगा ये किसकी कहानी है, तो ये आपके एलिफेंट मतलब हाथी की कहानी है। और अजंता के किन्हीं 2 ऐसे चित्रों के नाम बताइए जिसमें रौद्र रूप देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा तो मिला होगा। तो पहला नंबर का है आपका मार विजय और दूसरा है लड़ते हुए बैल, मार विजय और दूसरा है लड़ते हुए बैल। ठीक है, और अजंता में रंगों का जो प्रयोग हुआ है वो किस प्रकार से किया गया है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से यूज किया गया है। कैसे, गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से चित्रित किया गया है। ठीक है, पूछा जाएगा कि अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र हैं, तो कौन सी गुफा है, 17वीं गुफा है जिसमें हमें सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित अवस्था में जो चित्र मिले हैं वो यहीं से मिले हैं देखने को। ठीक है, आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो आगे पूछा जाएगा आपसे कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं, तो यही आपकी 17वीं गुफा को कहते हैं। और महाहंस जातक कौन सी गुफा में है, 17वीं में है। और अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है, यही है 17वीं। और वर्तमान में, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको समझिएगा। पूछा जाएगा कि वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं, तो याद रखना है 6 गुफाओं में। कौन कौन सी हैं, 9, 10, 16, 17, 1, 2। ठीक है, इनसे मिले हैं। और अजंता की चित्रकारी कौन सी शैली पर आधारित मानी जाती है, तो याद रखना है ये आपकी देव शैली पर आधारित मानी जाती है। और ऐसे ही पूछ सकता है उल्टा करके कि फ्रेस्को सेस्को पद्धति से जो चित्र बने हैं वो कहाँ बने हैं, तो आपके
अजंता में बने हैं। और फ्रेस्को सेस्को टेक्निक में जो चित्रण होता है ना, उसके लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है, तो याद रखना है इसके लिए सूखी मतलब शुष्क भित्ति यूज में आती है। ठीक है, पूछा जाएगा भिक्षुक बुद्ध कौन सी गुफा में है, भिक्षुक बुद्ध कौन सी गुफा में है, तो ये आपकी 17वीं गुफा में है। राहुल समर्पण कौन सी गुफा में है, तो ये आपकी 17वीं गुफा में है। ठीक है, और माता पुत्र यशोधरा और राहुल ये कौन सी गुफा में है, ये भी आपके 17वीं गुफा में है। ठीक है, हंस जातक किस में है, 17वीं में है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अजंता के जो चित्र बने हैं वो भित्ति पर बने हैं, ये तो हमने बता ही दिया था। और भित्ति चित्र जो है ये किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, जो ये भित्ति चित्र जो शब्द है, पूछा जा सकता है आपसे कि भित्ति चित्र जो ये शब्द है, वर्ड आप देख रहे हैं, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, याद रखना है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में किसको चित्रित किया गया है, तो यहाँ हम अग्नि और साथ में इंद्र को देखते हैं। ठीक है, और जापान स्थित पूछा जाता है होरियोजी जो मंदिर है, होरियोजी मंदिर कहाँ है, जापान में है। ठीक है, जापान में है और कौन सी शताब्दी का है, तो ये आपके 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, विषय की दृष्टि से पूछा जाएगा कि विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं इनको समझ लीजिए। पहला आता है आपका अलंकारिक, ठीक है, दूसरा आता है रूप भेदिक, क्या आता है, रूप भेदिक, तीसरा आता है वर्णनात्मक जिसमें हम जातक कथाओं को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में बांटा गया है चित्रों को। पूछा जाएगा कि अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं, तो जो चैत्य गुफाएं हैं वो 5 हैं। कौन कौन सी, 9, 10, 19, 9, 10, 19, 26, 29। ठीक है, इस तरह से आपकी जो 5 गुफाएं हैं ये कौन सी हैं, ये आपकी चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य का मतलब पूजा गृह। ठीक है, याद रखना है। और बाकी जो 25 बस्ती हैं, टोटल 30 थी ना, तो बाकी जो 25 बस्ती हैं वो आपकी कौन सी रहेंगी, विहार, जिसमें वो लोग निवास करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा कि अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैली मिलती है, तो कितने प्रकार की रेखा शैली मिलती है, याद रखना है यहाँ पर हमें 20 प्रकार की रेखा शैली मिलती है। ठीक है, और अजंता चित्रकला कैसी है, तो यहाँ पर हमें रेखाओं के द्वारा सब कुछ मिलता है, तो कैसी है, रेखा प्रधान है। और पूछा जाएगा कि जो पाश्चात्य कला है वो कैसी है, तो वहाँ पर हमें छाया प्रकाश प्रधान देखने को मिली है। ठीक है, अजंता कैसी है, रेखा प्रधान है, और जो पाश्चात्य कला है वो आपकी छाया प्रकाश प्रधान है। ठीक है, और अजंता की किस गुफा में गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना है जो नीले रंग का प्रयोग हुआ है ना वो 2 और 17वीं गुफा में किया गया है। और पूछा जाएगा मार विजय का चित्रण किस में है, तो ये आपकी पहली गुफा में है। ठीक है, आगे चलते हैं तो अजंता की किस गुफा में सुवर्ण रंग का प्रयोग हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10वीं गुफा है जिसमें हमें सुवर्ण कलर का यूज देखने को मिलता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसने बनवाई थी, तो ये जापानियों के द्वारा बनवाई गई है। और विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो ये आपका राजगीर बिहार में है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर है जो कहाँ है, बिहार के गया में स्थित है। ठीक है, और विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है, विहार गुफाओं को ही हम संघाराम भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, और प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार जो थे लामा तारानाथ कहाँ के थे, ये तिब्बत के थे, तिब्बती इतिहासकार थे। ठीक है, और पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग आते हैं, तो यहाँ पर हमें खनिज रंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो पूछा जाएगा आलेखन कला की जो बहुलता देखने को मिली है हमें कहाँ से मिली है, ये आपकी गुप्त शैली में। ठीक है, और अजंता के किस गुफा में शिवी जातक का अंकन मिला है, तो ये आपकी 17वीं गुफा में है, पहले भी बता चुके हैं। पूछा जाता है कि अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में देखने को मिला है, सिंदूरी रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सिंदूरी रंग जो है ये हमें कहाँ मिला है देखने को, तो याद रखना है ये काली राजकुमारी जो कि गुफा संख्या 1 में है, इसमें मिला है। दूसरा हमें देखने को मिला है अजात शत्रु की पत्नी जो कि गुफा संख्या 2 में है, और तीसरा हमें मिला है राजभवन में रानी
क्या है? राजभवन में रानी, जो कि गुफा संख्या 16 में है। इन तीनों में हमें सिंदूरी रंग देखने को मिला है। ठीक है, काली राजकुमारी गुफा संख्या 1, अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2, और तीसरा है राजभवन में रानी गुफा संख्या 16। देखिए क्लास अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, देखिए बिल्कुल से जी जान छोड़ के हम बिल्कुल से समर्पित हैं आपके प्रति, इसलिए थोड़ा सा भी अगर क्लास पसंद आ रही है तो सभी तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, और कमेंट में तो बताना ही है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि पसीना सच में टप टप चू रहा है और फिर भी हम बिल्कुल से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं कि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर थोड़ा सा भी लग रहा हो मेहनत है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर करना है। कमेंट हर एक बच्चे का आना चाहिए, हर एक बच्चे का। ठीक है, चलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं इस तरह से मतलब बहुत मेहनत लगती है बोलने में, कंटिन्यू बोलना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पूछा जाएगा कि अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित हैं? तो कौन सी गुफा है? गुफा संख्या 10 है इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अजंता के चित्रों में किस नायक मतलब पूछा जाएगा कि अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का काला रंग जो रंग है वो काला दिखाया गया है? तो याद रखना है क्या है वो? श्याम जातक। ठीक है, श्याम जातक। और अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सबसे पहले दिखाई दिया था? तो वो है आपका 10वें नंबर की गुफा। ठीक है, और भारत की शास्त्रीय कला किसको कहते हैं? तो ये आपकी जो अजंता है इसको हम क्लासिकल आर्ट बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, पूछा जाएगा कि बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं या आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ पर बनी हुई हैं? तो ये बनी है आपकी पोल्लोनरुआ, जिसे हम श्रीलंका में कहते हैं, और अजंता आपके महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ है? 2 जगह है। पोल्लोनरुआ ठीक है श्रीलंका में है, और अजंता जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा जाएगा बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से कौन सी भाषा में देते हैं? तो ये आपकी पाली भाषा में देते हैं, याद रखना है। ठीक है, और यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क के अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता कैप्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? तो याद रखना है कब किया गया था? 1954 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? देखिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगी, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे बोलेंगे ना तो ये क्लास आपकी 4 घंटे तक चलेगी। अगर हम एक एक वर्ड को अच्छे से हम बोलेंगे तो 4 घंटे क्लास चलेगी। तो 4 घंटे से अच्छा है कि हम छोटी सी क्लास बना दें, उसको आप लोग 4 घंटे तक आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो ये लगभग आपकी 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, और अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो याद रखना है ये आपका हरे रंग से हुआ है। और अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? तो ये आपके गेरुए रंग से बनाई गई है। ठीक है, और अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित है? तो गुफा संख्या 1 और 17 में चित्रित है। ठीक है, यहाँ तक सभी को कंफर्म है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति दिखाई गई है वो कौन सी गुफा है? तो यही है आपकी 17वें नंबर की गुफा जिसमें हमें मिली है। ठीक है, पूछा जाएगा अजंता म्यूरल्स नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? अजंता म्यूरल्स पूछी है तो ये आपकी अजीत घोष की है, याद रखना है। किसकी है? अजीत घोष की है। फिर पूछेगा नायिका भेद संबंधित जो सबसे प्राचीन चित्र है जिसमें हम नंद की दीक्षा नामक दृश्यावली के अंतर्गत मतलब बिरहणी सुंदरी नामक नायिका का जो ये चित्रण देखते हैं ना, ये सब कहाँ हमें देखने को मिला है नायिका भेद? तो ये हमें अजंता की ही गुफा में मिला है देखने को। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी अजंता की गुफा थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा सा जो इधर से गुफाएं पूछी जाती हैं इनको थोड़ा सा नज़र में डाल लीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोगों ने बाकी खूब पढ़ लिया है दम से, हमें पता है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उसको सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा जो गुफा संख्या 26 है इसमें क्या दिखाया गया है? तो मार विजय की मूर्ति और महापरिनिर्वाण की मूर्ति, यहाँ पर दोनों मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। याद रखना है मूर्ति दिखाई गई हैं। ठीक है, चित्र नहीं है, मूर्ति किसकी किसकी है? तो यहाँ महापरिनिर्वाण की है और साथ में एम मार विजय। ठीक है, एम और एम से मूर्ति। ठीक है, याद रखना है।
आगे पूछा जाएगा कि गुफा संख्या 2 जो है इसमें क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमें प्राणों की भिक्षा या फिर दे दे शांतिवादी जातक, ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया है, सर्वनाश भी दिखाया गया है गुफा संख्या 2 में, ठीक है। पहला क्या दिखाया गया है, प्राणों की भिक्षा, दूसरा सर्वनाश हो गया, फिर बुद्ध जन्म हो गया, और माया देवी का पूछा जाएगा, माया देवी का जो स्वप्न है वो कौन सी गुफा में है, तो गुफा संख्या 2 में है। ऐसे ही पूछ लेगा गुफा संख्या 2 में और क्या है, तो सुनहरे मृग द्वारा जो धर्मोपदेश है वो भी इसी में है, ठीक है। आगे चलते हैं तो गुफा संख्या 2 में ही हमें सहस्त्र बुद्ध मिलते हैं, मतलब 1000 बुद्ध की, ठीक है, ऐसे करके। और फिर अब आते हैं आगे नेक्स्ट गुफा में। नेक्स्ट गुफा आती है आपकी फर्स्ट गुफा। पहली जो गुफा है उसमें क्या चित्रित है, तो राज दरबार में ईरानी दूत कौन सी गुफा में है, पहली गुफा में है। पद्मपाणि कौन है, पहली गुफा में है, ठीक है। और मार विजय किस में है, ये भी पहली गुफा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आती है 17वीं गुफा। सुन लीजिए 17वीं गुफा में क्या है, हंस जातक है, शिवी जातक है, और राहुल समर्पण है, वैशांतर जातक है, और श्रृंगार करती राजकुमारी या फिर मतलब खंबे के ऊपर है, ये भी याद रखना है। और छदंत जातक जो है वो भी 17वीं गुफा में भी है, ठीक है। और माता पुत्र ये भी है 17वीं गुफा में। श्याम जातक है, ठीक है। तो इस तरह से 17वीं गुफा हो गई आपकी कंप्लीट। आते हैं 16वीं गुफा में। 16वीं का सुन लीजिए, बुद्ध उपदेश जो है ये 16वीं में है। मरती हुई राजकुमारी या फिर मरणोन्मुखी राजकुमारी, तो ये भी इसी में है। और क्या पूछेगा, बुद्ध की पाठशाला किस में है, तो ये भी 16 नंबर में है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी मेन गुफाएं थी वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से जो मेन थी हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट गुफा की तरफ। तो देखिए क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, मतलब ये ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा हम गौतम बुद्ध भी बता दें आपको, क्योंकि बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं ना हम, अजंता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। चलिए, जिससे कि आपका यहाँ से पूरा ये समझ में ही आ जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना है 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में होता है, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी जानते हैं सिद्धार्थ नाम था, है ना। और पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, इन्होंने बोध गया में निर्वाण प्राप्त किया। और सबसे पहला जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। और वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और ऑप्शन में दिया होता है सांची, और आप लोग सांची को भी मान लेते हैं, जबकि ये जो है यहाँ से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, या फिर एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं, तो ये गौतम बुद्ध को बोलते हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है, किसने की है, एडविन आर्नोल्ड ने की है, ठीक है। और गौतम बुद्ध को 483 ईस्वी में, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। और कहाँ पर होता है, कुशीनगर में होता है, ठीक है। और बुद्ध का जो परिनिर्वाण है वो किस स्थिति में होता है, तो ये दाईं करवट में लेटे हुए थे तब इनका होता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा गौतम बुद्ध के बारे में, मेनली मतलब जल्दी बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, अरे जस्ट 1 सेकेंड। चलिए क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है आगे आता है आपकी बाघ की गुफाएं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, बाघ के बारे में, फटाफट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, याद रखना है एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और बाघ की गुफाएं किस पर्वत पे हैं, तो विंध्य पर्वत में है। अगर पूछ लेगा जनपद कौन सा है, तो ये आपका धार जनपद है। और कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत है, ठीक है। और जो बाघ की गुफाएं हैं किस नदी के तट पर हैं, तो ये आपकी बाघ या फिर बाघनी बोल दे, कुछ भी आपको याद रखना है, ठीक है। नर्मदा की ये सहायक नदी है बाघनी, ठीक है।
और बाघ गुफाओं की खोज की बात की जाए किसने की है, तो ये डेंजरफील्ड ने की है। और कब की है, 1818 में की है, याद रखना है, ठीक है। और प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण हमें मिलते हैं, जिनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और जो दूसरा मिलता है वो हमें बाघ की गुफाओं से मिलता है, याद रखना है, ठीक है। और बाघ की गुफाओं का समय क्या है, समय पूछ लेता है तो 4 ऑप्शन दे दे या 5, मतलब चौथी या फिर 5वीं शताब्दी, कुछ भी दे दे, आपको याद रखना है। किस काल से संबंधित है, तो ये आपका गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त काल से, ठीक है। और कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफाओं की जो अवधि मानी गई है वो सातवाहन भी मान ली गई है, तो याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा कि बाघ गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम पंच पांडव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव देखने को मिला है, तो हमें यहाँ पर अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। और बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं, तो ये आपकी पहली और जो दूसरी गुफाएं हैं इसके समकालीन हैं अजंता की, ठीक है। और बाघ में कितनी गुफाएं हैं टोटल, तो यहाँ हमें 9 गुफाएं टोटल मिलती हैं देखने को, ठीक है। और सभी कैसी हैं, विहार हैं, मतलब निवास स्थल वाली हैं, ठीक है। और बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल पूछे, पहली गुफा का क्षेत्रफल तो 23 बाई 14 फीट है, ये इसकी माप है, याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है गायिकाएं जो हैं ये गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के कौन से नंबर की गुफा में है, तो ये 4थे नंबर की गुफा में है गायिकाओं का वर्णन, ठीक है। और जो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की गई टेक्निक है वो कौन सी है, टेम्परा है, और जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए बाघ गुफा के जो भित्ति चित्र है ना, इनको बनाने में कौन सी टेक्निक का यूज होगा, तो आपको याद रखना है टेम्परा दे दे, ग्लू रंग दे दे, गोंद मिश्रित रंग दे दे, चित्रण, ये सब कुछ दे दे तो आपको लगा देना है, ठीक है। और जो आपकी सित्तनवासल गुफा है और बाघ गुफा है और मट्टनचेरी गुफा है, ये तीनों जो किसके लिए फेमस है, याद रखना है, तीनों की तीनों आपकी भित्ति चित्र के लिए फेमस है, ठीक है। पूछा जाएगा असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की हैं, तो ये तैयार की हैं 1921 में। कब की हैं इन्होंने, 1921 में की है, ठीक है। और कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा जो श्रेष्ठ है वो क्या है, वो आपकी बाघ ही है, ठीक है। और 2 शोकाकुल नारी, इनका चित्रण कौन सी गुफा में है, तो ये भी आपके चौथी ही गुफा में है, याद रखना है। और बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है इसका प्राचीन नाम था कलयन, क्या था, कलयन। और बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से हैं, ये सभी जानते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 1982 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो सुरक्षित की गई हैं वो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में की गई हैं, ठीक है। और बाघ गुफा में रंग महल कौन सी गुफा में है, तो ये आपकी चौथी गुफा में है, ठीक है। तो चौथी गुफा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको हर चीज़ बता दी बाघ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बादामी की गुफा के बारे में, चलिए आगे चलते हैं तो देखते हैं बादामी की गुफा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो समझ में, अरे ये तो बहुत मोटा हो गया भाई, हो जा पतला जल्दी से। चलो देखो बादामी गुफा को पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो बादामी आपको क्या समझना है कि ये कहाँ है, तो आपको पता है ये कहाँ है, कर्नाटक में है, सभी लोग जानते हैं ना, कर्नाटक में है, कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में है, ठीक है। और ये पहले जो है ना ये महाराष्ट्र के बीजापुर ज़िले में आता था, लेकिन अब जो है ये कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में आता है, ठीक है। और बादामी की गुफाएं अगर पूछा जाएगा तो कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये आपकी बीजापुर पहाड़ी पर ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बादामी का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका प्राचीन नाम वातापी था या फिर कह दीजिए वात्यापीपुरम था, ठीक है। बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया था, तो ये था आपका चालुक्य वंश, ठीक है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, बादामी थी। और बादामी गुफाओं का निर्माण करवाने वाले कौन थे, ये पूछा जाता है, तो याद रखना है ये मंगलेश थे, ठीक है। बादामी के भित्ति चित्रों की सबसे पहले प्रतिलिपि किसने तैयार की थी, तो याद रखना है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी थे, जिन्हें हम शॉर्ट में JM अहिवासी बोलते हैं, ठीक है। बादामी की गुफा की खोज किसने की थी, तो याद रखना है किसने की थी, स्टेला क्रैमरिस ने की थी। और कब की थी, 1924 में की थी, ठीक है। और वर्ष 1938 ईस्वी में इनकी पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इसमें बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया था, तो ये पूछा जाता है, तो याद रखना है कार्ल खंडाला वाला ने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है।
पूछा जाएगा शिव विवाह से संबंधित जो चित्र बने मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, बादामी से। और बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये आपकी शैव, वैष्णव, जैन, इन तीनों से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। और बादामी गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, तो ये 4 है। और मतलब 4 है। और पहली गुफा जो है वो शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी जो है, दूसरी और तीसरी ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, और जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से है। तो क्या समझे आप, जो बादामी गुफाओं की संख्या है कितनी है, 4 है। पहली गुफा में शैव धर्म से संबंधित, दूसरी और तीसरी में वैष्णव धर्म से, और चौथी गुफा जैन धर्म से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब समझिए आगे कि बादामी की जो गुफा संख्या 1 है उसमें क्या दिखाया गया है। 1 में हमें नटराज के रूप में भगवान शिव को दिखाया गया है, इंपॉर्टेंट जो है वही फैक्ट बताएंगे, ठीक है। और जो चौथी गुफा है ना, इसमें आदिनाथ जो जैन तीर्थंकर हैं इनको दिखाया गया है। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा कि अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति कौन सी गुफा चित्रों से आरंभ होती है, तो यही है आपकी बादामी की गुफा, जिसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड नहीं लिखा है हमने, 578 से 79 के बीच में इसका मिलता है, ठीक है। और ब्राह्मण धर्म संबंधी जितने भी प्राचीनतम भित्ति चित्र मिले हैं कहाँ से मिले हैं, ये आपके बादामी से ही मिले हैं। तो यहाँ तक बादामी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपकी आती है सित्तन वासल। कौन सी, सित्तन वासल आती है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं सित्तन वासल को। तो सित्तन वासल गुफा कहाँ है, आपके तमिलनाडु राज्य के पट्टुकोई जनपद में है, ठीक है। और इसकी गुफाएं किस नदी के किनारे हैं, तो कावेरी के है, क्योंकि कृष्णा नदी जो है वो तमिलनाडु में बहती ही नहीं है जहाँ से ये स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो सित्तन वासल के जो भित्ति चित्र हैं उनकी खोज जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो याद रखना है कुल मिला के दुर्बल याद कर लो, ठीक है। दुर्बल, इनका अजीब सा नाम है, दुर्बल ऐसे करके नाम है, दुर्बल याद कर लो। आपको ऑप्शन जहाँ दिखेगा ना तो आप लोग पहचान लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सित्तन वासल गुफाओं की खोज दुर्बल ने कब की थी, तो ये 1934 में की थी, ठीक है। और इन गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय पे होता है, तो ये 700 से 900 ईस्वी के मध्य में होता है, पांड राजाओं के टाइम पे होता है, ठीक है। और सित्तन वासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन कला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं, तो यही अपनी सित्तन वासल में मिलती हैं। और जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला के जो उदाहरण मिलते हैं कहाँ से, सित्तन वासल से, ठीक है। अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कहाँ से मिलता है, सित्तन वासल से। और एक सरोवर में कमल वन, इसका सुंदर आलेखन कहाँ से प्राप्त होता है, यही आपके सित्तन वासल से होता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट गुफा आती है सिगरिया की गुफा। क्या है सिगरिया की गुफा, अब इसको समझते हैं। तो सिगरिया की गुफा जानने से पहले इसको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका के मटाले ज़िले में पड़ती है, ठीक है। और सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं, टोटल 6 गुफाएं हैं, याद रखना है। और ये इसमें किस रंग का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें नीले रंग का यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। और सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं, तो ये आपकी अजंता जो गुफा है इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। और सिगरिया में जो चित्र बने हैं वो कैसे बने हैं, तो ये आपकी गीली दीवार पर बने हैं, ठीक है। सिगरिया गुफा की खोज किसने की थी और कब की थी, तो ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे मेजर फ्रॉमर्स, इन्होंने 1830 में इनकी खोज की थी, याद रखना है, ठीक है। और सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपियां जो सबसे पहले बनाई हैं वो बनाई गई हैं 1889 में, किसके द्वारा, ए मुरे के द्वारा बनाई गई हैं, किसके द्वारा, ए मुरे के द्वारा बनाई गई हैं। और सिगरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं ये कश्यप फर्स्ट के शासनकाल में, और अगर शताब्दी की बात की जाए तो 5वीं शताब्दी, ठीक है। और सिगरिया में चित्र जो मिले हैं वो कुल कितनी गुफाओं में मिले हैं, तो ये 2 गुफाओं में, गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या B, ठीक है। और सिगरिया में जो कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं, कितनी है, 21 गुफाएं हैं, ठीक है। मतलब पूछेगा कि सिगरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं, तो याद रखना है कितनी है रूपायनी स्त्री, 21 मिले हैं, ठीक है। 4 गुफा संख्या ए में है और 17 गुफा संख्या बी में है, याद रखना है, ठीक है। 4 इसमें है, 17 इसमें है, तो टोटल कितने हो गए, 21 हो गए,
किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं? कहाँ पर? सिगरिया में। ठीक है। और मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? यही मिलता है सिगरिया में। और सिगरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं तो नेक्स्ट, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आता है आपका एलोरा की गुफा। क्या आता है? अरे एलोरा की गुफा आता है। ठीक है, पूछा जाएगा एलोरा की जो गुफा है कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, सभी को पता है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वेरूल है, सभी जानते हैं। और एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 1 से 12 जो हैं ये आपकी बौद्ध की हैं, 13 से 29 जो हैं ये आपकी हिंदुओं की हैं, और 30 से 34 जो आती हैं ये आपकी किसकी है? जैन धर्म की है। ठीक है, 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। ठीक है, और शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसको माना जाता है? तो ये आपका कैलाश मंदिर है एलोरा का, इसको मानते हैं। और बौद्ध, हिंदू, जैन, शैलकृत जो गुफाएं हैं वो एक साथ विद्यमान कहाँ पर हैं? बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों कहाँ हैं? ये आपके एलोरा में है, याद रखना है। ठीक है, और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण फर्स्ट, इसने करवाया था। कब करवाया था? 756 से 773 के बीच में। ठीक है, और कैलाश मंदिर के मतलब कैलाश मंदिर के जो बीच में किसकी स्थापना की गई है? तो ये शिवलिंग की गई है। ठीक है, और एलोरा की जो 16 गुफा है ना उसी को हम कैलाश मंदिर बोलते हैं। ठीक है, और एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? यही आपका कैलाश मंदिर है। अगर कैलाश मंदिर की माप पूछ लेता है तो याद रखना है 280 × 160 × 106 फीट इसकी माप है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे एलोरा की प्रसिद्ध गुफा जो है कैलाश मंदिर से जो मतलब शैली का पता चलता है वो कौन सी शैली है? तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे, ये दक्षिण में है तो दक्खन शैली हो जाएगी। ठीक है, आगे एलोरा की 32वीं गुफा खूब पूछी जाती है। 32वीं गुफा को क्या कहते हैं? तो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। और नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? पार्वती का किस में है? 29 में है, याद रखना है। और रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए कौन सी गुफा में है? 16 नंबर में है। और रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला गुफा संख्या 16 का दृश्य ये जो है ये कुछ मतलब अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से एलोरा की किस गुफा संख्या में फिर से दोहरा दिया गया है? तो यही आपका 29 में। तो 16 = 29। ठीक है, और द्वारपालक और द्वारपालिकाएं एलोरा गुफा की कौन सी गुफा में है? तो ये आपकी लास्ट की 29 गुफा में है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आते हैं अब एलिफेंटा गुफा को देख लेते हैं। थोड़ी सा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस लास्ट है ये। हम खुद इतना स्पीड में करते हैं कि आप लोगों को बोरियत महसूस ना होने पाए। चलिए एलिफेंटा की बात करते हैं। तो एलिफेंटा का नाम आप सुनते ही समझ में आ जाता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर के पास में एलिफेंटा द्वीप पर है ये। ठीक है, और मुंबई के गेटवे इंडिया जो है ना, जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ से एलिफेंटा गुफाएं कितनी दूर हैं? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो याद रखना है ये 11 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। ठीक है, और एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो आपको पता है अरब सागर है वहाँ पर, तो समुद्र से ही घिरी होंगी, है ना। और एलिफेंटा का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो याद रखना है इसका पूरा नाम है घारापुरी या फिर धारापुरी। ठीक है, याद रखना है। और फिर क्या आएगा कि एलिफेंटा गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर हमें 7 गुफाएं मिलती हैं देखने को। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब होता है? 5 से 8वीं शताब्दी में होता है। सब कुछ ये पूछा जाता है, ये शताब्दी वगैरह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, और किसके द्वारा? राष्ट्रकूट जो थे ना इनके सामंत शिलाहारों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं? तो कौन से? शैव धर्म। ठीक है, याद रखना है। आगे एलिफेंटा किसके लिए फेमस है? त्रिमूर्ति के लिए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और आगे चलते हैं तो एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस में बनी हुई है? ये याद रखना है, ये ग्रेनाइट में बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेनाइट में बनी है। और जो महेश मूर्ति है रॉक कट कहा जाता है, ये कहाँ है? एलिफेंटा में है। उल्टा करके पूछ ले तो याद रखना है। पूछा जाएगा त्रिमूर्ति जो है इसकी माप पूछी जा सकती है, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो याद रखना है जो त्रिमूर्ति है इसकी ऊंचाई क्या है? 17.10 फीट है, या फिर मीटर में बात की जाए तो 5.45 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति मिली है।
हाथी की मूर्ति मिली है जो वर्तमान में सुरक्षित है? वीर माता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो याद रखना है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान है, जिसका अब जो नाम चेंज करके कर दिया गया है राणीचा बाग, जो कि मुंबई में है। ठीक है, ये याद रखना है। और जो ये हाथी की मूर्ति बनी है ना, इसकी माप पूछ लेता है तो इसको लिख लीजिए, यहीं लिख देते हैं चेंज करके। हाँ, 4.5 गुणे 2.4 इस तरह से मीटर, मतलब 4.5 मीटर लंबी है और 2.4 मीटर ऊंची है ये हाथी की मूर्ति माप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे पूछा जाएगा कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपके एलिफेंटा में ही है। ठीक है, और भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध नहीं है? तो ये आपके एलिफेंटा में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 3rd चैप्टर था, हमने आपको जो केंद्र थे ये वाले, हमने सारे केंद्र आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। और देखिए जितने फैक्ट बता रहे हैं सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं क्योंकि ये फैक्ट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना है, थोड़ी सी भी हमारी मेहनत लग रही है, पसीना बह रहा है हमारा, अगर थोड़ी सी भी हमारे पसीने की कद्र है तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना है, झूठा मोटिवेशन कोई नहीं देगा। अगर सच में पसंद आई है तभी आप लोग कमेंट करेंगे और सही कमेंट करेंगे कि हाँ हमें समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, चलिए, और कमी अगर कहीं लग रही है तो वो भी बता दीजिएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। ठीक है, चलिए, और सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो सीरीज चल रही है ये आपके एग्ज़ाम में 100% कदर मचाने वाली है, एकदम बिल्कुल से छूमंतर पेपर कर देगी, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और बताएंगे, जो कल आपका 4था चैप्टर होगा वो होगा आपका प्राकृत चित्रकला। क्या होगा? प्राकृत चित्रकला होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्राकृत चित्रकला के माध्यम से। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं।